सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी ब्रिटिश पोइट्री के इम्पॉर्टेंट पैसेजेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जॉन डन की सारी इम्पॉर्टेंट पोम्स, देन एंड्रयू मार्वेल की इम्पॉर्टेंट पोम्स, देन जॉन मिल्टन की इम्पॉर्टेंट पोम्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जॉन ड्राइडन की मैकफ्लेक्नॉय, एंड देन वी हैव अलेक्जेंडर पोप्स एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट, देन वी हैव विलियम ब्लेक्स द टाइगर, एंड उसके बाद हम कवर करेंगे जो रोमांटिक पोइट्स की फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स है, दैट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज की पोम्स। ओके, इससे पहले की सीरीज़ में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जॉफ्री चॉसर एंड एडमंड स्पेंसर की जितनी भी इंपॉर्टेंट पोम्स है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट पैसेज छूटे नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैसेजेस हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में कवर रिपीट होते ही होते हैं। तो इस वीडियो को आप मिस मत करना, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आप लोगों के सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है इस तरह की अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। माय नेम इज़ एकता मुकुल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेटाफिज़िकल पोइट दैट इज़ जॉन डन की। ठीक है, अगर किसी को मेटाफिज़िकल पोइट्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं, उनके पूरे स्टाइल के बारे में जान सकते हैं। बट मैं थोड़ा छोटा सा जस्ट यहाँ पे दे सकती हूँ। मेटाफिज़िकल पोइट्स वो होते थे जो बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचते थे। ठीक है, बहुत मतलब इतने इस तरह के मेटाफर्स वो क्रिएट करते थे जो हमारी सोच से परे होते थे, जो कि अभी हम इस पोम के अंदर भी देखेंगे, दैट इज़ द फ्ली। तो ये फ्ली पोम में क्या होता है, देयर इज़ अ फ्ली, ओके, एंड जॉन डन ने ये खुद के लिए और अपनी प्रेमिका के लिए लिखी है, दैट वाज एन डन। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जब वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई देखो ये जो फ्ली है ना, ये मक्खी टाइप एक कीड़ा है, इसने मेरा ब्लड ऑलरेडी सक कर लिया है, तुम्हारा ब्लड सक कर लिया है, तो इसके अंदर हम दोनों का ब्लड ऑलरेडी मिक्स हो गया है, मिंगल हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक रिलेशन बन चुका है। तो तुम अब हेजिटेट मत करो, मेरी होने में हमारी फिज़िकल इंटीमेसी अब किसी को कोई हार्म नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी नेचर ने इस तरह से हम दोनों को मिला दिया है। तो एक फ्ली का एग्जाम्पल लेके वो अपनी प्रेमिका को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की उन्होंने मेटाफर्स और कंसीट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा अपनी पोम्स को ना ब्यूटीफुल बना देते थे। अब कंसीट क्या होता है, ये मेटाफर का भी ना और एक एक्सट्रीम लेवल होता है जहाँ पे हम सोच नहीं सकते कि भाई अच्छा इस तरीके से भी इंसान कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये मेटाफिज़िकल पोएट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब वही आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके कुछ ना कुछ चीज़ें सोचने की कोशिश करते थे। जैसे आज हम बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, तो ये मेटाफिज़िकल पोएट्स कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचने की कोशिश करते थे, जो जनरल इंसान के दिमाग में चीज़ आ ही ना सके। सो इस फ्ली का जो सबसे पहला पैसेज हमारे पास दिया हुआ है, इट इज़ मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट विच दो डिनाइस्ट मी इज इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ इट सक्स दी एंड इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी। देखो बहुत ही इजी ये लाइन्स है सच। अगर आपको थोड़ा सा भी अर्ली मॉडर्न इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ी है जब हमारा एलिजाबेथन टाइम चल रहा था, है ना, तो उससे थोड़ी सी मेल खाती है, बट इट इज़ स्टिल अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन कंपैरिजन टू आवर मिडल इंग्लिश जो चौसर की हमने पोम पढ़ी थी उसके मुकाबले तो बहुत ईजी है। तो इसकी सच कोई मुझे दोबारा से मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइन से ही समझ जाओगे कि इनमें लिखा क्या है। तो सबसे पहले वो कहता है मार्क दिस फ्ली, लुक एट दिस फ्ली, ओके, एंड मार्क इन दिस एंड नोटिस इट। ठीक है, हाउ लिटिल दैट विच दो डिनाइज्ड मी, ओके, कितना बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी चीज़ है कि तुम मुझे ना ये चीज़ डिनाई कर रहे हो, क्या, फिजिकल इंटीमेसी, जो कि ऑलरेडी इस फ्ली की वजह से कहीं ना कहीं हमारे ब्लड मिंगल हो चुका है। ओके, तो इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी मीन्स तुम। तो पहले इसने मुझे सक किया, मुझे काटा, एंड देन तुमको काटा, तो उसके अंदर हम दोनों का ब्लड
मिंगल हो गया, ये लास्ट लाइन में ये कह रहे हैं एंड इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड भी, मतलब मिक्स हो गए। तो ये कहीं ना कहीं कंसीट का यूज़ किया है यहाँ पे, एक और हाई लेवल मेटाफर का यूज़ किया है कि किस तरीके से जो तुम इतना हेजिटेट कर रहे हो सोसाइटी के वो है जो आपके दिमाग में बैरियर्स है वो तो ऑलरेडी टूट गए, हम कहीं ना कहीं नेचर ने हम लोगों को मिला दिया, तो अब आप भी हेजिटेट मत करो एंड यू बिकम माइन। ठीक है, तो दिस इज़ आवर फ्लीज फर्स्ट पैसेज एंड इस पूरी पोम में से सिर्फ ये एक लौता पैसेज ही है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। यू डोंट नीड टू रीड द होल पोम, दो इट इज़ वेरी शॉर्ट, इफ़ यू हैव द टाइम यू कैन गो थ्रू इट, बट अगर टाइम नहीं है तो यही पैसेज सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा गया है लास्ट 15 ईयर्स के टाइम पीरियड में। ओके, Our next poem is a valediction forbidding mourning. This is again a very nice poem written by John Donne. इसके अंदर भी उन्होंने बहुत ही प्यारा कंसीट का यूज़ किया है। तो इस पोम के अंदर ना बेसिकली वो एक जर्नी पर जा रहे होते हैं, तो वो अपनी बिलवर्ड एंड डन के लिए ये पोम लिखते हैं, उनको ये बोलने के लिए कि आप ग्रीफ मत करना, आप दुख मत मनाना, और किस तरीके से हम दोनों एक कंपस की तरह है कि जैसे कंपस की दो टांगें होती हैं, हालांकि वो दूर दूर रहती है पर वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरीके से वो अपनी बिलीवर्ड को मनाने की कोशिश करते हैं कि तुम बिल्कुल भी हमारी इस जुदाई का दुख मत मनाना। तो कहीं ना कहीं वो एक स्पिरिचुअलिटी ऐड कर देते हैं, अनब्रेकेबल लव की फीलिंग इस पोम के अंदर ऐड कर देते हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव टू। सो द लाइन्स ऑफ द नेक्स्ट पैसेज इज एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे and whisper to their souls to go, whilst some of their sad friends do say the breath goes now and some says no। देखो ये ओपनिंग लाइंस है वैलेडिक्शन की, तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि जिस तरह से वर्चुअस मैन जो होते हैं वो बहुत ही कामली अपनी डेथ को जाने देते हैं, है ना, मतलब इतना हाई ड्रामा नहीं करते कि अरे ये क्या हो गया, दे हैंडल दैट सिचुएशन वेरी मैच्योरली। पर उनके जो फ्रेंड्स होते हैं कुछ उसमें से एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी जो लास्ट ब्रेथ है वो जा चुकी है, एंड कुछ सोचते हैं कि नहीं अभी वो टाइम नहीं आया है, तो दे आर स्टिल लिटिल होपफुल that this person might still live little bit more longer. Next passage's lines are, if they be two, they are two so, as stiff twin compasses are two. Thy soul, the fixed foot, makes no show to move, but doth if the other do। देखो इन्हीं लाइंस के अंदर जॉन डन ने कंसीट का यूज़ करा है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कंपस का एग्जांपल दिया था। चलो समझते हैं कैसे। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारी जो सोल्स है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है, बट वो एक तरह से कंपस की तरह है जो जिसके 2 लेग्स है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जुड़ी हुई है एक दूसरे से, और स्टेड फास्ट है, ठीक है, मतलब हिलती नहीं है, मूव वैसे करती है लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं हो सकती। ओके, द सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो। अच्छा, हम जब कंपस यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ कैसे करते हैं, एक जो उसका मेन पॉइंट होता है वो खड़ा रहता है, दूसरा उसके अराउंड गोल गोल घूमता है। तो वो बोल रहा है कि तुम जो वो वाला फुट हो जो ज़्यादातर मूवमेंट नहीं करता हुआ दिखता है, बट तुम भी उसके अराउंड ही घूमती हुई दिखती हो। तो जो ये सेकेंड 2 लाइन्स है ना, लास्ट 2 लाइन्स, द सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो, तो वो तुम हो जो ज़्यादा ऐसे दिखाई नहीं देता है, एज इफ़ यू आर मूविंग एनीवेयर, तुम्हारी लाइफ में ऐसे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, वो दिखाई नहीं देती, बट फिर भी जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ तुम हमेशा कहीं ना कहीं मेरी मूवमेंट्स को फॉलो कर रही होती हो। टू मूव बट डू इट इफ़ द अदर डू, जैसे जो दूसरी वाली लेग है वो जिस डायरेक्शन में घूम रही है तुम भी उसके इर्द गिर्द ही हमेशा घूमती रहती हो, एंड वी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नेक्स्ट लाइन्स फ्रॉम द वैलेडिक्शन पोम आर, such wilt thou be to me, who must, like the other foot, obliquely run. Thy firmness makes my circle just, and makes me end where I began। ओके, देखो इसमें भी दोबारा से जॉन डन ने थोड़ा सा ही सही पर कंपस वाले एग्जाम्पल का यूज़ किया है, एंड जो मैंने इससे पहले आपको पैसेज पढ़ा था उसमें भी कंपस का यूज़ था, ठीक है। तो ये दोनों ही पैसेजेस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको लाइन बाय लाइन आप अच्छे से समझना। तो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, सच विल्ट
दाउ बी टू मी हु मस्ट। इसका मतलब है कि तुम उसी कंपास के फुट की तरह हो जो एक जगह पे फिक्स्ड है, एंड लाइक द अदर फुट ऑब्लिक्वली रन। तो जो दूसरा फुट है अब वो उसका रोल बता रहा है, ठीक है। तुम तो एक जगह पे फिक्स्ड हो, तुम्हें हमने टिका दिया, अब तुम्हारे ऊपर दूसरे वाले कंपास के जो फुट है उसकी जर्नी डिसाइड होती है। तो जो तो दूसरा वाला कंपास का फुट है वो मूव कैसे करता है, ऑब्लिक्वली का मतलब है यहाँ पे इन अ कर्व्ड मैनर। तो वो एक कर्व्ड मैनर में तुम्हारे चारों तरफ मूव कर रहा है। Thy firmness makes my circle just। तो तुम्हारी जो फर्मनेस है, तुम्हारी जो एफर्ट्स है इस रिलेशनशिप में, जो कुछ भी तुम मेरे लिए करती हो उसकी वजह से जो मेरा सर्कल है वो जस्ट मतलब परफेक्ट होता है। तो सर्कल से यहाँ पे एक तरह से मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। सर्कल से यहाँ पे जॉन डन की जर्नी के बारे में बात हो रही है कि जो भी मैं काम करता हूँ वो हमेशा परफेक्ट निकलता है क्योंकि तुम हमेशा मेरा सपोर्ट करती हो। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन। और कहीं ना कहीं जहाँ मैंने शुरुआत करी थी वहीं मैं आकर के खड़ा हो जाता हूँ और हम दोनों मिल जाते हैं दोबारा से। तो ये पोम है ना, एक्चुअली इसमें हिडन मीनिंग है कि किस तरीके से जो स्पिरिचुअल लव होता है वो फिज़िकल डिस्टेंस से भी बहुत ज़्यादा ऊपर की बात होती है। इट ट्रांसेंड्स द फिज़िकल डिस्टेंस, ओके, जो स्पिरिचुअल लव होता है। तो यहाँ पे बहुत ही डीपली जॉन डन ने इस पोम को बहुत डीप मीनिंग्स दे करके लिखा है, एंड इट्स अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पोम। सो आवर नेक्स्ट पोम इज़ कैननाइजेशन। इसकी हम समरी समझ लेते हैं। देखो, कैननाइजेशन वर्ड का मीनिंग होता है कि जब हम क्रिश्चियनिटी के अंदर किसी इंसान को सेंट की उपाधि देते हैं, उसमें एक तरह से कुछ कन्वर्जन टाइप होता है, ठीक है। तो जो जॉन डन है वो कह रहे हैं कि हम जो लवर्स हैं ना, वी आर ऑल्सो कैननाइज्ड, वी आर ऑल्सो लाइक सेंट्स, ओके, बिकॉज आवर लव इज़ सो प्योर। एंड उसमें वो शुरुआत में ही जो उनके क्रिटिक्स है, ये कोई दोस्त हो सकते हैं या सोसाइटी हो सकती है, उनसे बोल रहे कि भाई तुम अपने काम से काम रखो, हमें हमारे हाल पे रख छोड़ दो, ठीक है। तुम्हें दुनिया की जो भी परवाह है उससे तुम मतलब रखो, हमारा प्यार कहीं कोई वॉर क्रिएट नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल इशू क्रिएट नहीं कर रहा है, तो आप बीच में मत आओ, ठीक है। एंड फिर वो बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे मेटाफिजिकल जो उनके कंसीट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, जो कि हम अभी अपकमिंग पैसेज में देखेंगे। सो द पैसेज गोज़ लाइक, The phoenix riddle hath more weight by us, we two being one are it. So to one neutral thing both sexes fit, we die and rise the same and prove mysterious by this love. ओके तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है, द फिनिक्स रिडल हैड मोर वेट, इसमें जो ये फिनिक्स है ना, ये एक मिथिकल क्रिएचर है, ओके, इट इज़ नॉट रियल, बट लोगों ने जैसे मिथोलॉजी में बना देते हैं ना, कुछ इस तरह का एक क्रिएचर है, एक बर्ड है। तो ये एक बहुत ही पहेली टाइप का बर्ड है। इसमें क्या होता है, ये जो बर्ड है ना, ये पहले जीता है, फिर मर जाता है, और उसके बाद अपनी ही एशेज से दोबारा से जी उठता है, दोबारा से इसमें ज़िंदगी आ जाती है। तो जॉन डन कहते हैं कि ये बहुत ही एक फैंटास्टिक रिडल है, ठीक है, बट जो हमारे प्यार की रिडल है ना, वो इसको भी आउट डू करती है, वो इससे भी तगड़ी रिडल है, वो इसको भी फेल करती है। क्योंकि जॉन डन को लगता है वो और उनकी जो प्रेमिका है वो दोनों भी एक तरह से फिनिक्स रिडल की तरह है, क्योंकि वो दोनों भी मिलते हैं, प्यार करते हैं और मर जाते हैं, और फिर दोबारा से रीबॉर्न करते हैं एक एटर्नल एंटिटी की तरह, बट दिस टाइम दे बोथ आर वन। उनकी जो सोल्स है वो एक हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो ये जेंडर्स होते हैं ना, मेल फीमेल, हमारा प्यार इन सबसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुका है। फिज़िकल फॉर्म बहुत छोटी चीज़ है हम लोगों के लिए, हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक ही हो चुके हैं, ठीक है। तो ना हम कोई मेल है ना कोई फीमेल है, तो हमें आप किसी भी तरह की इसमें न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, आप किसी भी सेक्स में सच फिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन इज़ वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। तो वो कहीं ना कहीं अब एक तरह की मिस्टिकल सी फीलिंग डाल रहे हैं इस पोम के अंदर कि हम लोग जीते हैं, बढ़ते हैं, मर जाते हैं और फिर एक हो जाते हैं, और हमारी लाइफ बहुत ही मिस्टीरियसली एक तरह से चलती है जो कॉमन इंसान की समझ से बहुत ही परे है। सो आवर नेक्स्ट पोम इज़ द गुड मोरो, एंड इसके अंदर भी जो पोएट है वो अपने लव को ऐसे बता रहे हैं कि भाई अब जब हमारा प्यार एक दूसरे के लिए अवेकन हो गया है तो हम एक सही तरीके से उठे हैं अपनी ज़िंदगी में, उससे पहले तो हम कहीं ना कहीं सो ही रहे थे। तो ये जो वर्ड है ना मोरो, इट इज़ एक्चुअली मॉर्निंग,
मॉर्निंग, ओके, द गुड मॉर्निंग। तो ये गुड मॉर्निंग किसको कह रहे हैं कि जब तक वो प्यार हुआ नहीं था हम दोनों को एक दूसरे से, उससे पहले हम सो ही रहे थे। जो हमारी चाइल्डिश एक्टिविटीज़ थी, जो बहुत ट्रिवियल प्लेजर्स थे लाइफ को लेके, वो सारे के सारे एवं ही थे, मतलब उनका कोई सिग्निफिकेंस लाइफ में था ही नहीं। तो फर्स्ट पैसेज में, फर्स्ट स्टेंजा में वो बोलते हैं कि अभी तक जब तक ज़िंदगी में हमने एक दूसरे को प्यार नहीं किया था तब तक हम सो रहे थे, एक बहुत ही लाइफलेस लाइफ जी रहे थे। फिर सेकंड स्टेंजा में वो बोलते हैं अब चूँकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच हो चुके हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो हम सही तरीके से उठे हैं ज़िंदगी में, वी हैव रियली अवेकेंड इन लाइफ। एंड थर्ड पैसेज में वो बोलते हैं कि अब हमारा जो प्यार है वो सही तरीके से बैलेंस्ड हुआ है। जैसे अर्थ के दो हिस्से होते हैं, हम जब उसको आधा काट देते तो वो कितना बैलेंस्ड तरीके से होता है, राइट। तो सेम तरीके से पोइट कह रहा है कि हमारा प्यार भी बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं है। इट इज़ ऑल स्पिरिचुअल, इट इज़ ऑल परफेक्ट। So our first passage of this poem is, I wonder by my troth what thou and I did till we loved. Were we not weaned till then, but sucked on country pleasures childishly, or snorted we in the seven sleepers' den? तो ये ओपनिंग लाइंस है द गुड मोरो की। एंड जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट पैसेज में जो पोएट है वो किस चीज़ की बात कर रहा है कि जब तक हम दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं हम सो रहे थे, हमारी लाइफ का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं था। तो फर्स्ट लाइन में देखो वो क्या पूछते हैं, आई वंडर बाय माई ट्रूथ व्हाट दो मतलब यू एंड आई डिड टिल वी लव्ड, ओके। तो पोएट कह रहा है मुझे सच में ऐसे वंडर होता है, मैं सोचता हूँ कि जब तक हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, एक दूसरे को हमने प्यार नहीं किया था, तो हम कैसी चाइल्डिश लाइफ जी रहे थे जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी एक्चुअली। वर वी नॉट वीन्ड टिल देन, तो पोइट कहता है कि एक्चुअली तब तक हम बिल्कुल बच्चे से ही थे जो जिन्होंने अभी अपनी माँ का दूध पीना छोड़ा था। एंड हमने लाइफ में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट करा ही नहीं था, कुछ उखाड़ा ही नहीं था। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली, तो वो कह रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं जो इस दुनिया के जो प्लेजर्स है बस उनको बच्चों की तरह इंजॉय कर रहे थे, बट उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई मीनिंग नहीं था। और स्नॉटेड वी इन द सेवन स्लीपर्स डेन, देखो यहाँ पे जो सेवन स्लीपर्स है ना वो एक तरह से क्रिश्चियन के अंदर एक लेजेंडरी स्टोरी है जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो एक केव के अंदर चले जाते हैं एंड दे स्लीप फॉर सेंचुरीज, ठीक है। तो वो बता रहे कि हम भी एक तरह से इन लोगों की तरह ही थे जो सेंचुरीज तक सोते रहे। एंड हमने वर्ल्ड के बारे में, इस दुनिया के बारे में, प्यार के बारे में कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा। तो हमारी वो वाली ज़िंदगी जब तक हमने एक दूसरे को प्यार नहीं किया था वो काइंड ऑफ वेस्ट लाइफ थी। So the other passage in the same poem, The Good Marrow, is, let sea discoverers to new worlds have gone. Let maps to other worlds on worlds have shown. Let us possess one world, each hath one and is one. तो इसमें जो पोएट है वो कह रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में जो सी डिस्कवरर्स है, मतलब जो एक्सप्लोरर्स होते हैं, ठीक है, जो नए वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें जाने दो और उन्हें नई दुनिया खोजने दो। सेकंड लाइन में वो कहते हैं कि जो मैप्स है उन्हें दुनिया के बारे में और बढ़ने दो। बेसिकली जो मैप बनाने वाले होते हैं वो जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को तो वो मैप में और ज़्यादा चीज़ें ऐड करते रहते हैं। तो वो कहते हैं ये सारे डिस्टेंट वर्ल्ड्स को उन लोगों को समझने दो, मैप को और बड़ा होने दो। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, ईच वन हैथ वन एंड इज़ वन। पर वो कह रहे हैं कि हम दोनों के लिए तो हमारी एक ही दुनिया काफ़ी है जिसमें हम दोनों हैं एंड दैट इज़ ऑल परफेक्ट फॉर अस एंड वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। हमें कोई डिस्टेंस पे जाके कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है। हमारी जो ये हम दोनों का प्यार है दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। So our next poem is To His Coy Mistress, which is written by another metaphysical poet, that is Andrew Marvell। ठीक है, ये भी एक बहुत ही प्यारी पोम है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पोम में बेसिकली हमारी जो पोएट है वो एक और हमारे आशिक पोएट है जो अपनी कोय मिस्ट्रेस को, कोय मतलब शाय मिस्ट्रेस उस टाइम पे जो उनकी लेडी लव होती थी, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत करोड़ों साल
नहीं है कि तुम इतनी ज़्यादा अपनी शाइनेस दिखाओगी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो प्लीज़ हमें इस टाइम को ना अच्छे से यूज़ करना चाहिए और अपना जो ये यूथ टाइम है ना, उसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए। तो ये एक कार्पे डियम का कॉन्सेप्ट होता है, दैट मीन्स सीज द डे, लिव इन द मोमेंट, है ना। आज जो करना है आज करो। एंड योलो आपने सुना होगा, यू ओनली लिव वंस, है ना। तो उस चीज़ का कॉन्सेप्ट ये इसमें देते हैं कि हमारे पास टाइम भी कम है और आज ही ये ज़िंदगी जीनी है, हमारे पास कोई ऐसे करोड़ों साल नहीं है। अगर ये होता तो तुम्हारी शाइनेस को मैं एक्सेप्ट कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हमारे पास इतना ज़्यादा वक्त होता कि हम एक एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम देते, बट वो चीज़ नहीं है। तो अब आपको प्लीज़ मेरी बात माननी चाहिए एंड वी शुड लिव इन द मोमेंट। तो इस पोम की सबसे स्टार्टिंग पैसेज है, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस कॉइनस लेडी वर नो क्राइम, वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास आवर लॉन्ग डेज, लॉन्ग लव्स डे। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास लिमिटलेस टाइम होता तो जो मेरी शाय लेडी हो तुम, तुम्हारी ये शाइनेस कोई क्राइम नहीं होती, कोई गुनाह नहीं होती, तो मुझे अच्छा लगता, ठीक है। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे, तो हम बैठते आराम से तसल्ली से और सोचते कि कहाँ हमें घूमने जाना चाहिए, अपने टाइम को कैसे स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो तुम शर्माओ, तुम नखरे दिखाओ, तुम कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आने वाले वो पैसेज में वो बदल जाएंगे, वो कहेंगे कि बट हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो यू हैव टू एक्ट स्मार्टली। सो इसी पोम की नेक्स्ट लाइन्स आर, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी। तो वो कह रहे हैं कि देखो मैं जो है अपने पीछे से कहीं ना कहीं मुझे आवाज़ आ रही है, जो रथ है ना वो मेरे पीछे से दौड़ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। तो ये जो रथ है वो कहीं ना कहीं मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है कि वो जो रथ है वो कहीं ना कहीं टाइम है, ठीक है। तो टाइम जो है वो भागा जा रहा है, मेरे हाथों से स्लिप हुए जा रहा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी शाइनेस को बहुत ज़्यादा टाइम दूँ और उसके बाद हम जब बूढ़े हो जाए या फिर जब मरने वाले हो तब हम एक्चुअली वो एक्टिविटी करें जो हमें आज करनी चाहिए। एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी। तो वो कह रहे हैं कि किस तरह से एक बहुत ही एंडलेस डेजर्ट है ना, खाली एक रेगिस्तान है, वो हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ है। कि ये कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही ये हमारा इम्पॉर्टेंट टाइम, यूथफुल टाइम बीत जाएगा ना, तो उसके बाद जो टाइम आएगा वो बंजर रेगिस्तान की तरह होगा जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लाइफ को कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जो करना है वो आज करना है, अगर एक बार टाइम चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। So next lines of this passage are extremely important. They are like, though by the Indian Ganges side shouldest rubies find, I by the tide of Humber would complain. I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. देखो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने जो हमारी इंडियन गंगा मैया है उनका रेफरेंस यहाँ पे दिया है एंड अपने इंग्लैंड की जो हम्बर नदी है उसका रेफरेंस दिया है। तो पहली दो लाइंस में वो कहते हैं, दो बाय द इंडियन गैंगीज साइड शुड रूबीज फाइंड। तो तुम जो है अगर हमारे पास लिमिटलेस टाइम हो ना तो तुम्हें क्या करना है उस टाइम पे, तुम आराम से गंगा किनारे साइड में बैठ के रूबीज जो एक तरह के बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो ढूंढना और अपना टाइम बहुत ही लीजरली स्पेंड करना, बहुत ही प्लेजरेबली स्पेंड करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अगर मेरे पास भी इतना लिमिटलेस टाइम है तो मैं भी आराम से हम्बर नदी की साइड जो इंग्लैंड में है वहाँ पे बैठूंगा, जो इतनी ज़्यादा ग्लैमरस नदी नहीं है, इतनी ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं होती, बट मैं वहाँ बैठ के कंप्लेन करूँगा कि अरे मेरी किस्मत में ये है, मेरी बिलीवर्ड की किस्मत में गंगा है। तो इस तरह से ओके, आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, और मैं तुम्हें तब से प्यार करूँगा जब जो नोआज फ्लड आया था, मतलब जो बाइबल में जिसका रेफरेंस है नोआज का फ्लड आता है, वो एक बोट बनाते हैं और हर एक कपल को उसमें बैठाते हैं, हर एक क्रिएचर के कपल को, राइट। तो उस टाइम से भी 10 साल पहले से मैं तुम्हें मनाना शुरू कर दूँगा और तुम कब तक मुझे मना कर सकती हो। एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज़।
और तुम मुझे तब तक मना कर सकते हो जब तक जो जूस है वो कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो ये एक तरह से वर्ल्ड का जो बता रहे हैं कि बाइबल में इसका रेफरेंस है कि वो एकदम एंड पॉइंट पे होगा, जो कि जिसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो तुम मुझे तब तक मना कर सकती हो कि भाई मैं तुम्हें हाँ नहीं करूँगी, अगर हमारे पास जीने के लिए इतना ज़्यादा लंबा स्पैन ऑफ टाइम है। सो यू आर अलाउड टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज़। So next lines are, the graves a fine and private place, but none I think do their embrace। तो पोएट कह रहे हैं कि जो ग्रेव है वो एक अच्छी जगह है, शांति की जगह है, फाइन प्लेस है, बट वहाँ पर भाई हम एक दूसरे के साथ रोमांस तो नहीं कर सकते, एक दूसरे को एम्ब्रेस नहीं कर सकते, एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वर्थलेस। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम मर जाएंगे तो वी कांट डू एनीथिंग, सो यू हैव टू सीज द डे, कार्पे डियम। ओके, जो इस पूरी पोम का कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को इस पूरी पोम की फुल समरी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इस पोम को कवर किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोम की तरफ। So our next poem is The Garden, which is again written by Andrew Marvell, and इस poem के अंदर वो नेचर की इम्पोर्टेंस को बताते हैं कि किस तरीके से हमारा नेचर से जो कनेक्शन है वो टूटता जा रहा है, और नेचर की कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, कि जब हम एकांत में नेचर के बीचों बीच होते हैं वही हमारा बेस्ट टाइम होता है, एंड वी शुड डेफिनेटली एम्ब्रेस दैट टाइम। जो आज लोग हैं उस टाइम पे तो जब एंड्रू मार्वल ने ये पोम लिखी थी तब तो इतना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भी नहीं था, बट फिर भी वो समझ रहे थे कि किस तरीके से लोग नेचर से कटते जा रहे हैं, और वहाँ पे ट्रू नेचर लवर्स हुआ करते थे, जैसे कि ये पोएट एंड्रू मार्वल। ठीक है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन करते हैं कि नेचर की एक एक चीज़ हमारे लिए कितनी प्रीशियस है, और जो लवर्स होते हैं उनकी कैसे मजाल हो जाती है कि वो नेचर मतलब पेड़ को खरोच करके अपने बिलीवर्ड का नाम वहाँ पे लिखने की जुर्रत कर लेते हैं। वो जो पेड़ है वो उनके प्यार से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो ऐसे उनका प्यार इतनी वैल्यू नहीं रखता जितना हमारे नेचर की वैल्यू है। तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल इस पोम में नेचर की एक एक चीज़ के बारे में इम्पोर्टेंस बताई है। तो इस पोम की जो फर्स्ट पैसेज है, दे आर लाइक, When we have run our passion's heat, love hither makes his best retreat. The gods the mortal beauty chase, still in a tree did end their race. तो फर्स्ट टू लाइंस का मतलब है, जब हम जितनी भी हमारी इच्छाएं होती है, हमारा पैशन होता है, हमें बहुत ज़्यादा रेकलेस जो हम लाइफ जी रहे होते हैं उससे हम थक जाते हैं, फिर हम वापस लौट के ना नेचर की तरफ ही आते हैं जहाँ हमें एक्चुअली काम मिलता है, सुकून मिलता है, पीस मिलता है। तो नेचर में ही एक्चुअली हमारी जो ट्रू हैप्पीनेस है वो लाई करती है। हम चाहे कितना मर्जी पैसे के पीछे भाग ले या फिर अपने पैशन के पीछे भाग ले, जब हम हर किसी चीज़ से थक हार के ना वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो लास्ट पीस है, जो फाइनल सुकून है, वो नेचर के अंदर मिलेगा। The gods that mortal beauty chase, still in a tree did end their race। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो गॉड्स थे ना वो मॉर्टल ब्यूटीज़ का पीछा करते थे, जो निम्स होती थी, ठीक है, और जो निम्स होती थी वो फाइनली खुद को अपने आप को ट्री में कन्वर्ट कर लेती थी, क्योंकि वो भी फाइनली समझती थी कि इट्स बेटर टू बी इन अ नेचर रेदर देन बीइंग इन अ वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपोलो नाम के जो गॉड थे वो डेफनी का पीछा करते हैं। ओके, डेफनी वाज अ निम्फ। मैंने आपको पहले भी बताया निम्फ्स वर लाइक जो हूर होती थी, ठीक है, जो फेरीज होती थी, तो उसका पीछा करते थे, बहुत सुंदर लगती थी। तो वो जो डेफनी है वो फाइनली अपने आप को ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पोएट ने उस चीज़ का मेंशन किया है। द नेक्स्ट पैसेज इज, फेयर क्वाइट have I found thee here, and innocence thy sister dear, mistaken long I sought you then in busy companies of men। तो वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है, क्वाइट एंड इनोसेंस। ये इन्होंने पोएट ने इन दोनों को एक तरह से सिस्टर्स बुलाया कि जो फेयर क्वाइट है और जो इनोसेंस है वो दोनों सिस्टर्स है, वो मुझे यहीं आके मिली है, नेचर के बीच में, इस गार्डन के अंदर ही मुझे वो मिली है, बट मैं अभी तक उसे
उसे कहाँ ढूंढ रहा था, जो थर्ड लाइन है उसमें लिखा है मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन। मैं अभी तक तुम्हें जो बाकी की दुनिया की हसल बसल वाली ज़िंदगी है, बाकी लोगों की कंपनीज़ में जो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी होते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, जीना नहीं जानते, एक काम की लाइफ, एक जो पीसफुल लाइफ होती है उसकी अहमियत नहीं समझते, तो उन लोगों के साथ तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे लगा था कि मुझे भी सुकून शायद उन्हीं के साथ मिलेगा, बट नहीं, मुझे जो क्वाइट है और इनोसेंस है वो यहीं आके मिले। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है। सो नाउ वी विल कवर द पोम्स ऑफ जॉन मिल्टन। देखो इनकी ना जो बहुत ही फेमस पोम है पैराडाइज लॉस्ट, वो हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो पूरी बुक लेंथ पोम है, तो उसके पैसेजेस थाउजेंड्स नंबर्स में हैं, उसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो पर हमारे सिलेबस में ना जॉन मिल्टन की बाकी सारी जो इम्पॉर्टेंट पोम्स है वो है, एंड वी आर गोइंग टू कवर देम नाउ वन बाय वन। सो फर्स्ट पोम इज़ ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो बेसिकली जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है उस ओकेजन के ऊपर ये पोम जॉन मिल्टन ने लिखी थी। तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसको बहुत ग्रैंड्योर करके दिखाया, बहुत ही बड़ा दिखाया कि वो इवेंट बहुत ही यूनिक इवेंट था पूरे वर्ल्ड के लिए। जैसे हम अपने कृष्ण जी के बर्थ को बहुत ही ज़्यादा अपने रिगार्ड से फील करके उसको सेलिब्रेट करते हैं, सेम ऐसे ही उन्होंने भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ को बहुत प्योर बताया है। और जो पेगन्स लोग होते हैं, पेगन बेसिकली जो एक से ज़्यादा गॉड्स में मानते हैं या फिर गॉड में मानते ही नहीं है, तो ये टर्म है ना पहले के टाइम पे यूज़ होता था जब ये जॉन मिल्टन थे, ठीक है। तो ये क्रिश्चियन फिलॉसफी में एक तरह से लोग मानते हैं कि जो लोग या तो एक से ज़्यादा गॉड्स को मानेंगे या फिर गॉड्स को मानेंगे नहीं, वो पेगन्स होते हैं। जैसे हम मुसलमानों में भी एक टर्म होता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, जो सिमिलर काइंड ऑफ थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो पोम है ना, ये उनको साइलेंस करने के लिए थी कि भाई हमारा जब ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, ये इतना ज़्यादा ग्रैंड इवेंट है कि इसकी वजह से अब पूरी वर्ल्ड चेंज। सो द फर्स्ट लाइन्स इन दिस पोम आर with such a horrid clang as a mountain Sinai rang, while the red fire and smoldering clouds outbroke, the aged earth aghast। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जब क्राइस्ट का बर्थ होने वाला तो एक बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइज़ हुई, ओके, जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर गए। तो ये जो नॉइज़ थी ये किस तरह की थी, जो माउंट सिराई है, ठीक है। तो मिथोलॉजी में, क्रिश्चियन मिथोलॉजी में इस चीज़ का मेंशन है कि जब गॉड्स थे तो गॉड्स एक तरह से अर्थ पर आए थे, कुछ इस तरह का, कि जो माउंट सिराई है वो उसमें बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हुआ, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ हुई, फायर वॉज देयर, राइट। तो देयर वर सो मैनी अननेचुरल इवेंट्स दैट हैपेंड एट दैट टाइम। तो उस चीज़ का मेंशन यहाँ पे इस पोम में किया गया है। वाइल द रेड फायर एंड स्मल्डरी क्राउड्स आउटब्रोक। तो जिस तरह से उस टाइम का सीन था वो सेम इस टाइम पे भी क्रिएट हुआ जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होने वाला था। द एज्ड अर्थ अगास्ट। तो जो पूरा नेचर है, एज्ड अर्थ मीन्स जो अभी तक की अर्थ थी हमारी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, वो भी एक तरह से शॉक हो गई, एक तरह से ट्रम्बल हो गई, हिल गई पूरी की पूरी, क्योंकि अब जो है लोगों का फ्यूचर, इस पूरी दुनिया का फ्यूचर बदलने वाला था क्योंकि जीसस क्राइस्ट का बर्थ होने वाला था। द नेक्स्ट लाइन्स आर रिंग आउट ये क्रिस्टल स्फेयर्स वंस ब्लेस आवर ह्यूमन ईयर्स इफ ये have power to touch our senses so and let our silver chime move in melodious time। तो इसमें भी पोएट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिथोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पहले के टाइम पे ना ऐसा मान्यता थी कि जो गॉड्स है, हेवन है, वहाँ पे कोई कंट्रोल कर रहा है ये सारे प्लैनेट्स, स्टार्स को। तो दे वर लाइक इन द बॉल्स शेप, ओके, दे वर लाइक क्रिस्टल बॉल्स शेप, एंड वो एक बहुत ही सेलेस्टियल म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे, ओके, ऐसा उनका मानना था। तो यहाँ पर भी पोएट यही बोल रहे हैं कि जो हेवन बॉडी है उनसे बात कर रहे हैं कि आप प्लीज़ दोबारा से वो जो म्यूज़िक है वो अपना हारमोनियस म्यूज़िक प्ले करो क्योंकि हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ होने वाला है, ओके। तो क्रिस्टल स्फेयर्स मतलब उन्हीं को ही वो बोल रहे हैं जो हेवन में, जिन्होंने वो क्रिस्टल स्फेयर्स को कंट्रोल किया हुआ है। वंस ब्लेस आवर
ह्यूमन ईयर्स, दो हालांकि जो पोएट है वो जानते हैं कि हमारे ह्यूमन ईयर्स तो इस कैपेबिलिटी को रखते ही नहीं है कि उतने ग्रैंड म्यूज़िक को, इतना डिवाइन म्यूज़िक को वो सुन भी सके, जो कि वो थर्ड लाइन में मेंशन करते हैं, इफ़ वी हैव द पावर टू टच आवर सेंसेस, कि अगर हमारे पास वो इतनी पावर होती कि हमारे ईयर्स में इतनी पावर होती कि हम उस डिवाइन म्यूज़िक को सुन सकते, तो हम कितने ब्लेस्ड हो जाते कि हमारे ह्यूमन ईयर्स ने वो डिवाइन म्यूज़िक सुन लिया है। एंड लेट योर सिल्वर चाइम मूव इन मेलोडियस टाइम, तो वो जो टाइम था जब आप लोग इस तरह का म्यूज़िक क्रिएट किया करते थे, क्योंकि जब जॉन मिल्टन है उस टाइम पे तो इस तरह की कोई रियलिटी दिखती नहीं, तो वो मानते हैं कि ये कभी पास्ट में ऐसी चीज़ हुआ ज़रूर करती थी। देखो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हुआ करता था, सुपरस्टिशन से, तो हर एक रिलीजन के, हर एक जगह के अपनी अपनी कुछ ना कुछ मान्यताएँ होती थी। तो यहाँ पे जो है जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि जब वो इतना प्यारा टाइम था जब आप वो म्यूज़िक क्रिएट किया करते थे, तो अब वो उस टाइम को दोबारा ले आइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है। द नेक्स्ट लाइन्स आर, for so the holy sages once did sing that he our deadly forfeit should release, and with his father work us a perpetual peace। देखो ये जो लाइन्स है, फर्स्ट लाइन है होली सेजेस वंस डिड सिंग, बेसिकली ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बाइबल की बुक है उसमें लिखा हुआ था पहले से ही कि भाई एक मसीहा आएगा आपका, जो आपको, जो आपने पाप किए हैं, ये कौन से पाप है, जब एडम एंड ईव धरती पर उतारे गए थे, उनको पनिशमेंट दी गई थी, तो उन सारे पापों से मुक्त कराएगा आपको। तो ये चीज़ पहले से ही लिखी हुई थी, ठीक है, बाइबल के अंदर। तो अब ये वही चीज़ दोहरा रहे हैं कि फॉर द होली सेजेस, तो ये किसने कही होगी, कोई होली संत महात्मा रहे होंगे, जैसे आजाया, डेविड, राइट। तो उन्होंने पहले से ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो जो एक अवतार आएगा वो आपके जितने भी डेडली सिंस आपने किए हैं उस सब से आपको मुक्त कराएगा। एंड विद हिज फादर वर्क एज अ परपेचुअल पीस, तो विद हिज फादर मीन्स जो जीसस क्राइस्ट का भी फादर, दैट मीन्स द एक्चुअल गॉड, वो आपके लिए एक तरह से पीस क्रिएट करेंगे उनके साथ मिल करके, ठीक है। तो जो अभी आपकी लाइफ इतनी टेंशन में चल रही थी क्योंकि आप उस पनिशमेंट को झेल रहे थे, राइट, तो वो आपकी पनिशमेंट अब ख़त्म हो जाएगी जब हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ होगा। द नेक्स्ट लाइन्स आर, say heavenly muse, shall not thy sacred vein afford a present to the infant God। देखो इन लाइंस में भी ना आप नोटिस करोगे कि जो मिल्टन है, पोएट है हमारे इस पोम के, वो म्यूजिस को बुला रहे हैं, ठीक है। तो हमने कई बार ये ट्रेडिशन देखा है कि कई बार जो पोएट्स होते हैं वो अपनी पोम के स्टार्टिंग में म्यूजिस को बुलाते हैं ताकि उनकी जो पोम है और भी ज़्यादा अच्छी हो सके, ठीक है। तो सेम ऐसे ही, बट यहाँ पे जो मिल्टन है वो ग्रीक म्यूजिस को नहीं बुला रहे, वो हेवनली म्यूजिस को बुला रहे हैं ताकि ये और ज़्यादा होली, डिवाइन बन जाए। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मेरा जो सेक्रेट वेन है, वेन मतलब यहाँ पे एक तरह से टैलेंट, तो वो पूछ रहे हैं कि जो जितना भी मैं थोड़ा बहुत टैलेंट ऑक्यूपाई करता हूँ, जितना भी मेरे अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है, उसके हिसाब से क्या मैं इतना वर्दी भी हूँ कि मैं गॉड के सेलिब्रेशन के ऊपर अपना पोम लिख सकूँ, अफोर्ड अ प्रेजेंट टू द इन्फेंट गॉड। तो किस तरीके से वो एक प्रेजेंट दे रहे हैं इन्फेंट गॉड को कि अपनी पोम लिख करके। तो ही इज़ आस्किंग द म्यूजिस, एम आई वर्दी इनफ टू राइट अ poem to our very Jesus Christ। The next lines are actually the last line of this poem, where Milton writes, "But see the Virgin blessed hath laid her babe to rest, time is our tedious song should here have ending"। तो इसमें मिल्टन बता रहे हैं कि अब जो है टाइम आ गया है कि आप जो मैरी है, तो इन लाइंस में पोएट बता रहे हैं कि जो जीसस क्राइस्ट की मदर है, मदर मैरी, वो अब बहुत ही प्यार से जीसस क्राइस्ट जो एक बेबी है उनको सुला रही है, ठीक है। एंड बहुत ही माहौल अब पीसफुल हो चुका है, लास्ट टाइम आ चुका है इस पोम का। तो यहाँ पे पोएट लास्ट लाइन में बोलते हैं, टाइम इज़ आवर टीडियस सॉन्ग शुड हेयर हैव एंडिंग। तो वो बोल रहे हैं कि अब टाइम आ गया, जो मैंने इतनी जो लॉन्ग पोम लिखी है, बहुत ही लॉफ्टी सी पोम लिखी है, कि अब उसे हम बहुत सीरीन तरीके से, बहुत ही सटल तरीके से एंड कर दे, बिकॉज नाउ जीसस क्राइस्ट हैज़ गॉन टू स्लीप। So our next poem is
लिसिडस विच इज़ अगेन रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो ये जो पोम है ना, ये एक पैस्टोरल एलिजी है। देखो पैस्टोरल क्या होता है, जो कंट्री साइड एरियाज़ होते हैं, जैसे मान लो नेचर, लैंडस्केप, ग्रेजिंग एरियाज़, राइट, तो इसको हम पैस्टोरल बोल देते हैं। एंड एलिजी मीन्स जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस इंसान के ऊपर डेडिकेटेड जो हम एक दुख भरी कविता लिखते हैं उसको हम एलिजी बोलते हैं। तो ये पैस्टोरल एलिजी उन्होंने अपने दोस्त की मृत्यु के टाइम पे लिखी थी, एडवर्ड किंग, जो समुद्र में डूब के उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पोम में वो बहुत ज़्यादा नेचर एंड किस तरह से लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है, इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे रेफरेंसेस देते हैं, अपने दोस्त के बारे में बताते हैं हाउ ग्रेट ही वॉज। Now we will see the very first lines of this poem Lycidas. The lines are, yet once more, oh ye laurels, and once more, ye myrtles brown, with ivy never sere, I come to pluck your berries harsh and crude, and with forced fingers rude, shatter your leaves before the mellowing ear. तो यहाँ पे जो पोएट है हमारी मिल्टन, वो एक तरह से अनप्रिपेयर्ड है। अपनी दोस्त की जो उनकी डेथ हो गई है तो वो पोइट्री लिखने के लिए भी काइंड ऑफ अनप्रिपेयर्ड थे कि भाई मैं अभी बहुत ज़्यादा ऐसे पॉलिश्ड पोएट नहीं बना हूँ, तो मैं वो कैसे लिख दूँ, ठीक है। तो वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि काफ़ी सारे म्यूज़िक्स को हमारे पोएट्स बुलाया करते थे, बट इस टाइम पे वो किसी म्यूज़ को नहीं बुला रहे, वो प्लांट्स को बुला रहे हैं। तो जो ये लॉरल्स है ना, लॉरल्स वैसे तो इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ करते हैं जब किसी इंसान के हम कोई अचीवमेंट गिनवाते हैं। तो यहाँ पे ये लॉरल्स एक तरह से सिंबॉलिक प्लांट भी है जो बहुत ही अच्छी कोई क्वालिटी रखता है, कोई टैलेंट होता है जिस इंसान में, स्पेशली जैसे पोइट्स के अंदर ही, तो उन्हें हम लॉरल्स बोल देते थे। तो ये बोल रहे हैं कि एक बार फिर से ओ ये लॉरल्स, तो वो प्लांट को बोल रहे हैं एक बार फिर से ओ ये लॉरल्स, एंड वंस मोर ये मेटल्स ब्राउन विद आईवी नेवर सियर। तो मेटल्स यहाँ पे क्या है, तो मेटल्स यहाँ पे क्या है, एक तरह से लव और पीस का सिंबल है, ये भी एक प्लांट होता है। एंड देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट आईवी। आईवी एक ऐसा प्लांट होता है जो एक तरह से इमॉर्टल होता है, वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ आने पर भी मुरझाता नहीं है, इनफैक्ट कहीं ना कहीं उसकी लाइफ चलती ही रहती है, ठीक है। तो वो उन सबको बुला रहा है। आई कम टू प्लक योर बेरीज हार्श एंड क्रूड। तो पोएट उनसे ही बोल रहा है कि मैं अब आया हूँ आप लोगों की जो बेरीज़ हैं उन्हें तोड़ने आया हूँ, बट हार्श एंड क्रूड तरीके से, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से राइप नहीं हुई है, ताकि मैं अपना जो ये पोम है, ये एलिजी है, अपने दोस्त के लिए लिख सकूँ। तो ये उनसे उधार मांग रहा है, उनसे कहीं ना कहीं उनके जो डिवाइसेस है, आप ये मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है कि प्लांट्स को समझ लो कि भाई उनके पास ना सारी की सारी पोएटिक बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो उस प्लांट से बेरीज लेना चाह रहा है हमारा जो पोएट है, लेकिन क्योंकि वो अभी पूरी तरह से राइप नहीं हुई है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की पोएट को नहीं मिलेगी। द फोर्थ लाइन इज़ एंड विद फोर्स्ड फिंगर्स रूड। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं बहुत फोर्सफुली लिखना चाह रहा हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखना चाह रहा, क्योंकि मेरे दोस्त की अनटाइमली डेथ हो गई है तो मुझे लिखना पड़ेगा। रूड से यहाँ पे मतलब है रफ़। रफ़ मीन्स द अनफाइन, राइट, अनपॉलिश्ड और अनप्रिपेयर्ड। नेक्स्ट लास्ट लाइन इज शैटर योर लीव्स बिफोर द मेलोइंग ईयर। तो फिर से पोएट जो है उन प्लांट से बोल रहा है कि आप प्लीज़ अपने जो लीव्स है वो गिरा दो टाइम ख़त्म होने से पहले ही, मतलब साल के एंड से पहले ही अपने लीव्स गिरा दो, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है, बिकॉज आई हैव टू राइट अ नाइस पोम फॉर माई फ्रेंड। द नेक्स्ट लाइन्स आर, who would not sing for Lycidas? He knew himself to sing and built the lofty rhyme. He must not float upon his watery bier, unwept and welter to the parching wind, without the meed of some melodious tear. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसमें पोएट पूछ रहा है कि कौन ऐसा इंसान है जो लिसिडस के ऊपर दुख नहीं जताएगा, उसके लिए एक मेलोडियस सॉन्ग नहीं गाएगा, क्योंकि जो लिसिडस है वो खुद जानता था, ही न्यू हिमसेल्फ टू सिंग। वो खुद एक बहुत अच्छा पोएट था, शानदार पोएट था, जो बहुत ही अच्छी लॉफ्टी राइम्स बनाना जानता था। ही मस्ट नॉट फ्लोट अपॉन हिज वाटरी बायर। यहाँ पे बायर होता है जनाजा, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे जनाजे के ऊपर उठा के ले जाते हैं, तो पोएट कह रहा है कि उसे वाटरी बायर के ऊपर नहीं तैरना चाहिए। ही मस्ट नॉट फ्लोट ऑन द वाटरी बायर, मतलब उसका जनाजा वो पानी नहीं बनना चाहिए जिसके अंदर वो डूब के ख़त्म हो गए थे। सो अनवेट एंड वेल्टर टू द पार्चिंग विंड। तो वो बता रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे नेचर अपना कहर ढाता है, तो वहाँ पे
ऐसा ना हो लोग उनके ऊपर रोए बिना, उनके ऊपर दुख जताए बिना अनलिमिट ही इस कंडीशन को छोड़ दे और वो उस पानी में हवा से इधर उधर उनकी बॉडी जो है ऐसे ही कहीं ना कहीं पहुंच जाए और हमें पता ही ना चले, विदाउट द मीड ऑफ सम मेलोडियस टीयर। तो वो कह रहे मीड मतलब यहाँ पे शोक जताना। तो किस तरह का शोक जताना? मेलोडियस टीयर, मतलब आपको सॉरोफुल सॉन्ग उनके लिए गाना पड़ेगा, तभी उनका जो है ये क्रियाक्रम एक तरह से पूरा होगा। तो उन्हें एक रिस्पेक्टफुल मॉर्निंग मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जस्ट बिकॉज उनकी नेचर में डूब कर के मृत्यु हुई है तो वो उसी तरीके से ख़त्म हो जाए और उनको कोई याद भी ना करे, पीछे से उनके लिए कोई लेमेंटेशन भी ना हो। The next lines are, where were ye nymphs when the remorseful deep closed over the head of your loved Lycidas? अब यहाँ पे जो पोएट है वो निम्स से पूछ रहा है। निम्स कौन होती है? हूरे होती है। तो यहाँ पे वो पानी की हूरों से पूछ रहा है, भाई तुम कहाँ थे जब लिसिडस डूब रहा था? एंड क्लोज्ड ओवर द हेड ऑफ योर लव्ड लिसिडस, जब पानी ने उसके सर तक वो चढ़ गया था एंड वो पूरी तरह से पानी में ड्रॉन हो रहा था, तब तुम कहाँ थी? तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? तुमने उसे प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी? The next lines are, weep no more, voidful shepherds weep no more, for Lycidas your sorrow is not dead, sunk though he be beneath the watery floor, so sinks the day star in the ocean bed। तो यहाँ पे पोएट बोल रहा है, जो उनके बाकी के पोएट्स है, दोस्त है, लिसिडस को जानते हैं, किंग एडवर्ड को जानते हैं, कि भाई तुम अब और ज़्यादा दुख मत मनाओ, वीप मतलब रोना, और ज़्यादा मत रो। तो वो कहीं ना कहीं बोल रहा है उन्हें कि अब जो फेट है, जो किस्मत है, उसे एक्सेप्ट कर लो, अब रोना बंद करो। फॉर लिसिडस योर सोरो इज़ नॉट डेड। तो वो कह रहे हैं लिसिडस एक तरह से मरे नहीं हैं, मतलब फिजिकली मर गए बट उनकी सोल अभी भी हमारे साथ है, उनकी यादें अभी भी हमारे साथ है। संक दो ही बी बीनीथ द वाटरी फ्लोर, बेशक से वो जो है पानी के जो वाटरी फ्लोर, एक तरह से पानी का जो नीचे का स्थल है, वहाँ के अंदर वो संक हो चुके हैं, बट फिर भी उनकी जो एक याद है वो सब हमारे साथ है। तो वो कभी भी मर नहीं सकते, वो एक तरह से अमर है हमारे लिए। सो सिंक्स द डे स्टार इन द ओशन बेड। यहाँ पे जो डे स्टार है वो वीनस के लिए बोला गया है कि जब वीनस हम उसे सनराइज़ के टाइम, सनसेट के टाइम पे देखेंगे तो ऐसा लगता है समंदर के अंदर वो धीरे धीरे डूब रहा है, बट ऐसा तो नहीं होता कि जस्ट बिकॉज वो आउट ऑफ साइट हो गया है तो वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सेम इसी चीज़ का मेटाफोरिकली रेफरेंस लेकर हमारे पोएट बोलते हैं कि हमारा लिसिडस भी जो है डे स्टार की तरह है, जो हमें अब दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, वो अभी भी हमारे अंदर जीवित है। The next lines are, for we were nursed upon the same hill, fed the same flock by fountain shade and rill। तो यहाँ पे पोएट जो है अपना नॉस्टैल्जिक टाइम याद कर रहा है कि किस तरीके से मैं और लिसिडस एक तरह से काफ़ी हद तक हमने सेम सा ही एक्सपीरियंस किया है, सेम जगह पे हमने पढ़ाई की है जो उनकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। एंड फेड द सेम फ्लोक बाय फाउंटेन शेड एंड रिल। देखो यहाँ पे वैसे इन्होंने पेस्ट्रल एलिजी लिखी है तो बहुत ही ज़्यादा नेचर की इन्होंने इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश की है, बट ये सारे के सारे सिंबॉलिक है, मेटाफर्स की तरह यूज़ किए गए हैं। तो जो फाउंटेन होता है वो एक तरह से पानी का झरना टाइप है ना, फ्लोक मतलब जो वहाँ पे हम ग्रेस कराते हैं, शेफर्ड जो होते हैं अपने भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं ना। शेड एंड रिल, शेड मतलब पीसफुल जगह जहाँ पे आप रेस्ट कर सको, एंड रिल जो है बहता पानी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ की तरह से एक तरह से मेटाफर है कि उन्होंने किस तरह से टाइम स्पेंड किया होगा अपना कॉलेज टाइम पे अपने दोस्तों के साथ, डिफरेंट टाइम्स पे किस तरह से एंजॉय किया होगा। अब हम मिल्टन के दो बची हुई पोम्स की डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो। ओके, तो जो फर्स्ट पोम है हमारी एल एलेग्रो, ठीक है, तो इसमें क्या है, पोम हमारी ये खुशी के ऊपर है, ठीक है, मतलब जो हमारा पोएट है वो जो खुशी है उसको पर्सोनीफाई कर देता है, उसी खुशी के बारे में बात करते हैं। एंड वो बताते हैं कि किस तरह से ह्यूमन कंपनी में, नेचर में हमें बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल मिलता है। एंड उसके अपोजिट इल पेंसेरोसो है जो एक तरह से मेलनकली की पोम है, मतलब दुख, सैड, सॉरो के ऊपर है थोड़ा सा। एंड उसमें ह्यूमन कंपनी को रिजेक्ट करके एक तरह से पीस, काम के ऊपर बात करते हैं कि भाई सॉलिट्यूड जब होता है, अकेलेपन, जो अच्छा वाला अकेलापन होता है, उसमें इंसान को एट द एंड शांति मिलती है। अब हम इसके बचे हुए पैसेजेस देख लेते हैं।
सो दीज फर्स्ट 3 पोम लाइन्स आर फ्रॉम द पोम एल एलेग्रो। तो इसमें पोम कहते हैं बॉसम्ड हाई इन टफ्टेड ट्रीज वेयर परहैप्स सम ब्यूटी लाइज द साइनोशोर ऑफ नेबरिंग आइज। तो जो फर्स्ट लाइन है बॉसम्ड हाई इन टफ्टेड ट्रीज, तो इसमें वो कह रहे हैं बॉसम मतलब जो एक मदर की चेस्ट होती है कि उसमें कैसे बच्चा एकदम बहुत ही ज़्यादा सुकून, एक सेफ्टी फील करता है, प्रोटेक्टेड फील करता है। तो कोई चीज़ है जो ऐसे बहुत ही बुशी ट्रीज़ में, टफ्टेड ट्रीज़ मीन्स बुशी ट्रीज़, बहुत हरे भरे जंगल, उनके अंदर है जो बस्ती है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करता है। तो नेक्स्ट लाइन से वेयर परहैप्स सम ब्यूटी लाइज। तो इस जगह पे जो इतनी बहुत ही प्यारी सी ग्रीनरी वाली एरिया है, पेड़ों से भरी हुई है, वहाँ पे कोई एक ब्यूटी रहती है। वो ब्यूटी कौन हो सकती है? कोई निम्फ हो सकती है, कोई म्यूज़ हो सकती है। निम्फ मतलब हूरे हमारी, ठीक है। तो कोई भी इस तरह की देवी हो सकती है जो वहाँ पे रहती है। द साइनोशोर ऑफ नेबरिंग आइज। तो साइनोशोर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो सभी की आंखें, सबकी नज़रें उस जगह पे ही रहती है, वो एक तरह से सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो पोम है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक तरह से नेचर के ऊपर पेस्ट्रल पोम है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी, पॉजिटिव बातें होंगी। नेक्स्ट लाइन्स आर हेंस लॉर्ड melancholy of Cerberus and blackest midnight born in Stygian cave forlorn amongst horrid shapes and shrieks and sights unholy। तो इस फर्स्ट लाइन में हेंस लॉर्ड मेलनकली, इसमें जो पोएट है वो बोल रहा है कि भाई जो मेलनकली है मतलब दुख, सॉरो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सा मूड, उसको बैनिश कर रहा है कि भाई हट जाओ, हम यहाँ पे सिर्फ खुशी की बात करेंगे। ऑफ सर्बियस एंड ब्लैकेस्ट मिडनाइट बॉर्न। तो सर्बियस है ना, एक तरह से ग्रीक मिथोलॉजी में हम कह सकते हैं जो हेल है उसका देवता है, और वो किस तरीके की शेप का है, जिसके 3 सर है, वो एक तरह का भेड़िया है। तो जो ये मेलनकली है ना, ये उससे जन्मी है। ओके, किस टाइम पे जन्मी है? जो एकदम मिडनाइट डार्केस्ट आवर होता है, जो बहुत ही ज़्यादा अंधेरे वाला टाइम होता है। सो इन स्टीजियन के फॉरलॉर्न, इसमें जो स्टीजियन है, ये स्टीजियन एक तरह की नदी है, ठीक है। ये नदी क्या करती है? अर्थ को और जो अंडरवर्ल्ड है मतलब नर्क का एरिया है उसको सेपरेट करती है। तो ये जो नदी है ये जिस केव से निकलती है, तो उस केव में मेलनकली रहती है, ठीक है। तो मेलनकली मतलब दुख, सॉरो, ये पर्सोनिफाई करा कि मेलनकली एज इफ ये कोई इंसान है और ये वहाँ रहती है जिस जगह से अर्थ और जो अंडरवर्ल्ड है वो सेपरेट होते हैं। ये स्टीजियन एक तरह की स्टिक्स नदी है। ओके सॉरी, स्टीजियन में स्टिक्स नदी, तो ये ग्रीक मिथोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है। ओके, एंड द लास्ट लाइन इज मंगस्ट हॉरिड शेप्स एंड श्रीक्स एंड साइट्स अनहोली। तो ये अब उस केव के बारे में बता रहे हैं कि जो मेलनकली है वो किन चीज़ों के बीच में रहती है उस केव में, जो ऐसे बहुत ही हॉरिफाइंग शेप्स है, मतलब डरावनी जो आकृतियाँ हैं उनके बीच में, श्रीक्स मतलब बहुत ही गंदी तरीके से जो चिल्लाते रहते हैं उन आवाज़ों के बीच में, और ऐसी अनहोली साइट्स जो हम इंसान देखना भी पसंद नहीं करेंगे, उन चीज़ों के बीच में मेलनकली रहती है। तो हमें इससे दूर रहना चाहिए और इसको बिल्कुल बैनिश कर देना चाहिए। The next lines are from the poem Il Pensereso, and the lines are hence vain deluding joys, the brood of folly without father bred, how little you bested or fill the fixed mind with all your toys। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि एल एलेग्रो के अंदर जो है पोएट हमारा बहुत ही ज़्यादा खुशी में बिलीव करता है कि भाई किसी भी चीज़ से आपको खुशी मिल रही है उसे बस ले लो और इन्जॉय करो, चाहे जैसी भी आपकी कंपनी है, स्थिति है। बट इस पोम में जो पोएट है वो और ज़्यादा थोड़ा सा लॉजिकली बात करने की, ज़्यादा गहराई से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस टोन कैरी कर रहे हैं। तो वो शुरुआत करते हैं हैंस वेन डिल्यूडिंग जॉयज़, कि भाई जो आपके मिसलीडिंग जॉयज़ है, वेन मतलब जो एम्प्टी है, खोखले है, ठीक है। डिल्यूडिंग मतलब कहीं ना कहीं डिल्यूशनल। ओके, तो इस तरह के जो आपके जॉयज़ है उन्हें आप छोड़ दो, ठीक है, जस्ट लीव देम। द ब्रूड ऑफ फॉली विदाउट फादर ब्रेड, तो वो कह रहे हैं फॉली मीन्स फुलिश, ठीक है, ब्रूड मीन्स चाइल्ड। तो एक तरह से इस तरह के जो फुलिश जॉयज़ होते हैं जिनको आप इंजॉय करते हो, दे आर नॉट वर्थ इंजॉइंग, क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकते। द नेक्स्ट लाइन इज़ हाउ लिटिल यू बेस्टेड और फिल द फिक्स्ड माइंड विद ऑल योर टॉयज़। तो वो बोल रहे हैं कि कितनी छोटी सी चीज़ों से आपको खुशी मिल जाती है, लाइक इट इज़ नॉट सच अ ग्रेट थिंग। तो आपकी जो अचीवमेंट्स है दे आर वेरी टाइनी बट स्टिल यू आर जस्ट फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी अपॉन देम। तो और अपने माइंड को जो है अपने इन अननेसेसरी टॉयज़ से भरने की कोशिश कर रहे हो, रियल हैप्पीनेस अभी आप लोगों ने जानी ही नहीं है।
due to lack of time, we will cover all the remaining passages in the next video, so make sure you continue to follow this channel and make sure you subscribe so that I will get encouragement, yes, that I'm doing good work and you are getting help from these videos. So please like, comment and subscribe to this channel.